हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों, आज हम क्या करते हैं, मैकेनिक्स का एक टॉपिक पढ़ते हैं। ठीक है, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, जिसको समझने में लोगों को थोड़ा दिक्कत होता है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स, बलों की हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत। क्या है हिंदी बाबू? बलों की हस्तांतरणशीलता का सिद्धांत। इंग्लिश में कहेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। ओके, ठीक। ये है क्या? ठीक, ये है क्या? वो किसी रिजिड बॉडी पर, क्या किसी रिजिड बॉडी पर अगर कोई बल लगा हुआ है, अगर कोई बल लगा हुआ है या क्रिया करता है, तो इस बल की क्रिया रेखा, ये देखो लाइन ऑफ एक्शन पे लिखा ना मैंने, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब उसका बल की क्रिया रेखा कि किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर यह बल क्या हुआ होगा, लगा हुआ माना जा सकता है, जबकि वो बॉडी जो हो क्या हो, उससे जुड़ी हुई, जबकि वो बॉडी क्या हो, उससे जुड़ी हुई। मान लो कोई और भी बॉडी अगर यहाँ पे है, अगर यहाँ से जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे भी ये बल क्रिया करता हुआ माना जा सकता है, ई पे भी माना जा सकता है। मतलब आप जानते हैं बल को रिप्रेजेंट करने के लिए चार लक्षण होते हैं। बल का परिमाण यानी मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, जो देखो 10 न्यूटन है। बल की दिशा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देखो आपका यहाँ है। बल का क्रिया बिंदु, यहाँ पे आपका काम कर रहा है। बल की क्रिया रेखा जो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो आपका ये जो बल 10 न्यूटन जो ए पे लगा हुआ है, वही बल की क्रिया बी पे भी लगेगा, सी पे भी लगेगा रहेगा, डी पे भी लगा रहेगा। अगर हम एक बॉडी अलग से, कोई बॉडी रिजिड बॉडी है, मान लो ये आपका कोई रिजिड बॉडी अलग से है, ठीक है, ये भी अगर इससे लगी हुई है, तो इस पे भी आपका क्या होगा, 10 न्यूटन का बल लगा हुआ माना जाएगा। ऐसे मान लो कोई और भी अगर मान लो बॉडी ऐसे जोड़ दें, ठीक, तीसरी बॉडी, तो इस पे भी लगा हुआ माना जाएगा। ठीक, तो क्या होगा बाबू आपका कि जो प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स है वो क्या है, कह रहा है किसी रिजिड बॉडी पर अगर कोई बल लगा हुआ है, ठीक, तो उस बल की क्रिया रेखा पर किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर वह बल क्या हुआ, लगा हुआ माना जा सकता है। यही क्या है, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स है। ठीक, अब वो सिंपल एग्जांपल से समझाते हैं। ये मान लीजिए आपने 7 ईंट खड़ा किया है। ये ईंट है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, हमने ऐसे खड़ा किया है। हमने यहाँ मान लो 10 न्यूटन का बल लगाया, तो 10 न्यूटन का बल हमने किस पे लगाया, पहले वाले ईंट पे लगाया ना, तो दूसरे पे भी 10 न्यूटन का लगेगा, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, पांचवें पे भी, छठवें पे भी, सातवें पर भी आपका 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। यही क्या प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स है, प्रिंसिपल ऑफ द ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स है। ठीक, बात समझ में आई आपको? बशर्ते होना क्या चाहिए कि सभी ईंटें क्या हो, एक दूसरे के कांटेक्ट में से सटी हुई होनी चाहिए। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपको याद होगा हमारे जो पीएम हैं नरेंद्र मोदी सर, उन्होंने क्या बोलते हैं 2014 में क्या किया था, नोटबंदी किया था ना। तो उस समय सबको क्या करना पड़ता था, नोटबंदी में सबको जो आपके घर पे मनी होती थी उसको एक्सचेंज कराना पड़ता था। तो लाइन लगा दिया था, बैंक में लाइन लगी रहती थी। मान लो एक बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है और सबकी जो बॉडी एक दूसरे से कंटेक्ट में है, ऐसा आपने फील किया होगा कभी। और पीछे से किसी ने किया, सबसे पीछे से यहाँ से कि मान लो क्या बोलते हैं अयोध्या तक लाइन लगी हुई, ठीक है। तो जो पीछे से सबसे यहाँ गोंडा में है, अगर उसने थोड़ा सा मान लो 10 न्यूटन का फोर्स लगाया और सबकी बॉडी सटी हुई है, तो जितने लोग होंगे यहाँ से लेकर अयोध्या तक, वो 10 जो न्यूटन का फोर्स गोंडा में लगाया गया है ना, वो अयोध्या में भी 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि सब बॉडी क्या कंटेक्ट में है। तो बल की जो क्रिया रेखा है, आपने देखा जितने लोग हैं सब पे वो 10 न्यूटन का बल लगा। लास्ट जो अयोध्या वाला था उस पर भी 10 न्यूटन का बल लगेगा। यही क्या है यार, प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ द फोर्स। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, तो ये भी आपकी परीक्षा में आता है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम सीखेंगे क्वांटिटी के बारे में। क्या बाबू? क्वांटिटी के बारे में। चलिए उसको सीखते हैं। तो दोस्त हम जानते क्या है, राशियां क्या होती हैं, मुख्य रूप से 2 होती हैं। जो क्वांटिटी होती है, राशियां होती हैं, क्या होती है, मुख्य रूप से 2 तरह की होती हैं। एक क्या होती है, सदिश राशि होती है, एक होती है अदिश राशि। पहले हम बात करते हैं अदिश राशि की। क्या अदिश राशि आता है परीक्षा में 2 नंबर का। इसको कहते हो आप स्केलर क्वांटिटी। क्या कहते हो बाबू? स्केलर क्वांटिटी।
स्केलर क्वांटिटी। ठीक, अब सुनिए मेरी बात, जिस राशि को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, इसकी बाबू मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसकी परिभाषा क्या हो गई, ऐसी राशि जिसको प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है उसे हम क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। क्या कहेंगे, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब तो क्या आएगा सर, जैसे आयतन है, इसमें दिशा की जरूरत पड़ती है, नहीं पड़ती है। घनत्व है, घनत्व मतलब डेंसिटी, ठीक है ना। टेम्परेचर है, तापमान जो होता है, ठीक, तापमान हुआ। स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ, ठीक, स्पेसिफिक ग्रेविटी हुआ। दूरी है, चाल है, ठीक है, लंबाई है, कार्य है, कार्य वर्क डन जो होता है, ठीक है, ऊर्जा है, ठीक है, क्षेत्रफल है, ठीक, हीट है, हीट मतलब ऊष्मा जो होती है ना, पावर है। आज को व्यक्त करने के लिए कह रहा है केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। क्या कह रहा है बाबू, केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। इसलिए ये सब राशियाँ क्या हैं आप, ये सब राशियाँ आप क्या है, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। क्या आती हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आती है। तो याद रहेगा, ये आता है 2 नंबर का। तो इसका एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज से याद रखिएगा। एक बार फिर मैं लेता हूँ कुछ एग्जाम्पल। जैसे पावर कोई पूछे, मतलब शक्ति, या जब पावर जानते हो ना, जो आपका पावर P बराबर होता है W/T होता है, ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। ऊर्जा, ऊर्जा क्या है बाबू, स्केलर क्वांटिटी है। कार्य क्या है बाबू, वो भी आपकी स्केलर क्वांटिटी है। टेम्परेचर जो तापमान होता है, ठीक है, वो भी क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जाता है, डायरेक्शन इसमें नहीं दी जाती है। बात समझ में आई आपको। चलिए, ये बात आप समझ गए होंगे। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखेंगे कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। आइए, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक, स्केलर क्वांटिटी में आप समझ गए। आपका इसमें सिर्फ क्या होता है बाबू, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है, मैग्नीट्यूड, ठीक, बात समझ में आपको। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, जैसे आपका चाल भी होता है, इसमें बताया मैंने। अब इसमें आया क्या आपका, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी को में क्या होगा, वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है। मतलब ऐसी राशियाँ जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम क्या कहते हैं बाबू, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से एग्जाम्पल सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से एग्जाम्पल सुनिएगा। जैसे भार का, क्या कहा बाबू, भार, भार मतलब वेट, वेट एक तरह से क्या है, फोर्स, ठीक है, W/mg सुना होगा आपने। तो क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा नंबर इन्होंने बताया क्या, बल, बल, बल क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। क्या है, बल क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही बात करोगे मूवमेंट, मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है, वो भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि आप जानते हो मूवमेंट क्या हो सकता है, क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट भी क्या है आपका, एक तरह से आपका वेक्टर क्वांटिटी, या इसी को बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स बोला जाता है। जो m बराबर होता है F/t, ये क्या है आपका, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी। ऐसे ही इसी में आएगा कपल, क्या आएगा बाबू, कपल, कपल बोला था बलजुम, क्या होता है, बलजुम, कपल बल होता है बलजुम, C सब रिप्रेजेंट करते हैं, तो F क्या हो जाता है, T, ठीक, मैकेनिक्स में आप पढ़ते हो सब चीज़ें। ऐसे मोमेंटम, क्या बाबू, मोमेंटम मतलब संवेग, मोमेंटम मतलब संवेग, से P बराबर होता है m/v। ये क्या होता है बाबू आपका, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। क्या आता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ऐसे ही आपका क्या है, त्वरण, त्वरण एक्सेलरेशन, क्या एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये होता है ना, एक्सेलरेशन F/m एक्सेलरेशन, या इसी को आप बोलते हो वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हो ना, v-u/t या F/m, क्या त्वरण, ठीक, बात समझ में आई आपको। ऐसे ही बाबू हम बात करें इसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत जो क्षेत्र होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी क्या होता है आपका,
एक तरह से क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। क्यों इसे वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही आता है एंगुलर वेलोसिटी। क्या, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी एक डायरेक्शन में ऐसे ऐसे घूमेगा ना। एंगुलर वेलोसिटी भी क्या आती है आपका, एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ऐसे लीनियर मोमेंटम, क्या, जो लीनियर मोमेंटम होता है, रेखीय जो आपका संवेग होता है, वो भी क्या होता है, एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, ऐसे ही टेंसाइल फोर्स, तनाव या संपीड़न ये सब क्या होते हैं, वो वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आता है। ठीक, एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। ठीक, अच्छा आइए थोड़ा सा समझते हैं एक बात और, वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत। देखो वेक्टर का आप जानते हो डायरेक्शन क्या होती है बाबू, ऐसे जो रिप्रेजेंट किया जाता है क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्शन हो गया, ठीक, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, और ये क्या हो गया हमारा, ईस्ट हो गया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया, ये क्या हो गया हमारा, साउथ हो गया, क्या हो गया, साउथ हो गया, है ना। तो अब अगर मान लो हम अगर कहें कि हम 3 किलोमीटर दूरी, 3 किलोमीटर उत्तर चलते हैं, 3 किलोमीटर उत्तर मतलब आपका नॉर्थ, तो ये क्या है, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर 3 किलोमीटर को देखा जाएगा तो 3 किलोमीटर है क्या, वो एक तरह से क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वो क्या बोलते हैं, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसको अगर दर्शाना तो आपको क्या करोगे, ये आपका यहाँ से ये 3 किलोमीटर आपको ऊपर दर्शाना पड़ेगा। ठीक, 3 किलोमीटर ऊपर दर्शाना पड़ेगा, ये आपका आ जाएगा 3 किलोमीटर। तो आपको ये क्या एक तरह से वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक, अच्छा ये बात समझ में आ रही है। अच्छा ये ऐसे ही मान लीजिए क्या बोलते हैं कि हम जब भी बात करेंगे वेक्टर को जोड़ने